सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। सर एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करनी है आपके साथ। दरअसल जब से जो बाइडन ने जेलेंस्की को, यूक्रेन को एक परमिशन दी है कि वो एटीएसएमएस मिसाइलों की मदद से रूस के अंदर हमले कर सकते हैं, उसके बाद से टेंशन बढ़ने लगी है। हालात ऐसे हैं कि फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ने अपने लोगों से कहा है कि वो जंग के लिए तैयार रहें, किसी भी हमले के लिए तैयार रहें, और तो और परमाणु युद्ध के लिए भी, परमाणु हमले के लिए भी वो तैयार रहें, बंकर बना के रखें और जो जो सामान है जरूरत के मुताबिक उसको स्टोर करके रखें। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मदवदेव जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं रूस के, वो भी कह रहे हैं कि ये नेटो का डायरेक्ट हमला है रूस के ऊपर। और व्लादिमीर पुतिन पहले कह चुके हैं कि अगर इस प्रकार की मिसाइलों से हम पर हमला हुआ तो हमारा जवाब कड़ा और बड़ा होगा। क्या देख रहे हैं आप आगे, क्या कुछ होने वाला है? क्या वाकई में थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जैसे ही आज जेलेंस्की ने बड़ा हमला किया एटीएसएमएस मिसाइलों की मदद से? योर पॉइंट ऑफ व्यू सर। हाँ राजेश, व्लादिमीर पुतिन ने ये घोषित कर दिया है कि रूस अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में थोड़ा सा, यानी बहुत ही जी। असल में बड़ा सा बदलाव कर रहा है। ओके सर। पहले रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जो कि अमेरिका की भी है, भारत की भी है, जी। ये थी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की अगर किसी देश ने हमला किया तो सेकेंड स्ट्राइक में, यानी काउंटर स्ट्राइक में, जवाबी हमले में रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल लेकिन सर। अब पुतिन ने कहा कि वह इसमें एक शॉर्टकट मार रहे हैं, और अगर यूक्रेन ने अमेरिका के एटाकमस मिसाइल सिस्टम से रूस पर हमला किया जी। तो यूक्रेन के इस हमले को अमेरिका का हमला मान लिया जाएगा, और शायद रूस काउंटर अटैक करने के लिए कन्वेंशनल हथियारों का इस्तेमाल करने के बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जी। अब सवाल ये है कि क्या पुतिन वाकई ऐसा करेंगे? राजेश, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का आकलन ये है कि अभी तक रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस जीत रहा है। ओके। रूस को जो पहला ऑब्जेक्टिव था कि जी। यूक्रेन के जो पूर्वी छोर पर डोनबास एरिया में जो एरियाज हैं, दोनांस्क है, लुहांस्क है, ज़पोरोजिया है, खेरसोन है, उस पर कब्जा चाहिए था, कब्जा मिल गया है। जी। क्रीमिया पे तो रूस ने 2014 से भी कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आस्ते आस्ते हर रोज जैसे खबरें आ रही हैं, ज्यादातर जगह पे रूस की फौज जो है अलग अलग यूक्रेन के गांवों पर हर रोज हर हफ्ते कब्जा कर रही है। यानी रूस की फौज हर रोज या हर हफ्ते 1-1 किलोमीटर करके पूरब से पश्चिम की तरफ नाइपर रिवर की तरफ बढ़ रही है। ओके सर। तो ऐसे हालत में अगर रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर करेगा तो उससे जो वर्ल्ड ओपिनियन है, ना सिर्फ पश्चिमी देश, नेटो देश या अमेरिका का, दुनिया जी। के जो बाकी दूसरे देशों का जो पॉलिटिकल, यानी राजनीतिज्ञ जो हैं, भारत में भी मैं आपको बता दूं, कोई शक नहीं है, हम भी शायद राष्ट्रपति पुतिन के इस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए अपने को पीछे ही रखेंगे। जी। एक और चीज है, अगर राष्ट्रपति पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन में किया तो समझना पड़ेगा जमीन पर क्या होता है। जी। देखिए, जाहिर बात है वो इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन के किसी छावनी पर करेंगे। जी। जी। तो छावनी में जो 10,000 फौजी हैं वो तो मारे जाएंगे, उनके ओके। जो परिवार हैं वो भी मारे जाएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन आसपास 2 लाख के करीबन दूसरे सिविलियन मारे जाएंगे। और क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जो यील्ड होती है, जी। उससे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक रेडिएशन, न्यूक्लियर डस्ट जाता है। तो 20 लाख दूसरे लोग ऐसे होंगे कि जिंदगी भर के लिए रेडिएशन से, न्यूक्लियर डस्ट से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बहुत बड़ी क्षति होती है। तो फिर युद्ध जीतने के बाद राष्ट्रपति पुतिन अगर यूक्रेन जीत जाते हैं, समझिए, जी। या जी। जी। पुतिन जो है वो यूक्रेन को अपने नीचे ले आते हैं,
या उल्टा कहता हूं कि जेलेंस्की या जेलेंस्की के बाद जो भी यूक्रेन के राष्ट्रपति होते हैं वो रूस की छत्रछाया में चले जाते हैं। जी तो जी। इस तरह को न्यूक्लियर डिवास्टेशन से धूल सरित मटियामेट हुआ ओके। यूक्रेन का रूस क्या करेगा? बिल्कुल सर। तीसरी बात सबसे बड़ी ये है कि आज जो हवा रूल बेस्ड वर्ल्ड चल रहा है, जिस जी भी देश ने पहले एक नॉन न्यूक्लियर देश पर हमला कर दिया, जी उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, आईसीसी में उसको युद्ध बंदी घोषित कर दिया जाएगा कि बिल्कुल सर। उसने वो इंटरनेशनल क्राइम कर चुका है। इसलिए वो दुनिया में किसी भी देश में जाए तो उसे अरेस्ट कर लिया जाए। ओके। पुतिन के ऊपर भारी विपदा आ जाएगी। आप ऐसे ही देख लीजिए कि जब उनके ऊपर जेनोसाइड का आरोप लगा था आईसीसी जी में, उसके बाद से उन्होंने दुनिया के किसी भी देश में जाना बंद कर दिया है। बिल्कुल सर। चाहे ब्रिक्स हो, चाहे G20 हो, चाहे एससीओ समिट हो, वो सिर्फ उसी देश में जाते हैं जहां उनको मालूम है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो पुतिन अपना दायरा समेट समेट लेंगे, सीमित कर जी देंगे। दो तो तीन वो पॉइंट क्योंकि न्यूक्लियर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। दो तीन पॉइंट और है क्योंकि जब तक मैं इस खबर को पढ़ रहा था इससे पहले, तब मैंने पाया था कि अमेरिका ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है। लेकिन अब अपडेट आ रही है कि अमेरिका के साथ 4 और देशों ने भी अपनी एम्बेसी को यूक्रेन में बंद करने का फैसला किया है और लोगों से कहा है कि वो जल्द से जल्द यहां से निकल जाएं। और इतना ही नहीं, और नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन ने अपने देशों से कहा है, अपने नागरिकों से कहा है कि वो खाने पीने का सामान स्टोर रखें और बिजली कट सकती है, कट आउट हो सकता है, इसलिए बिजली का प्रबंध भी कर रखें। तो क्या वाकई में कुछ बड़ा होने जा रहा है बाल्टिक देशों में? राजेश, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जी यूरोप के जो देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, जी फिनलैंड, जितने भी फ्रंट लाइन नेटो के देश हैं, यहाँ पे ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही, जब अमेरिका ने और रूस ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, जी। वहाँ हर साल हर 6 महीने में इस तरह की ड्रिल होती रहती है। ओके। ज्यादातर बाल्टिक स्टेट्स में, जैसे कि इजराइल में भी बाय लॉ जब कोई अपना घर बनाता है तो प्लान सैंक्शन में एक अंडरग्राउंड बंकर बनाना ही पड़ता है। ओके। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो अंडरग्राउंड बंकर में एक फिल्टर लगा लेते हैं ताकि बाहर की न्यूक्लियर डस्ट अंदर ना आए। एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगा लेते हैं जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा है वो अंडरग्राउंड बंकर को सपोर्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट छोटा सा जनरेटर भी लगा लेते हैं। मेडिकल किट तो रख ही लेते हैं। ये पिछले 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से इन देशों में उनके खून में ही है। वो जी करते रहते हैं। जैसे हम और आप अपना गैराज साफ करते हैं, हम और आप अपना सर्वेंट क्वार्टर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, स्टोर रूम ऑर्गेनाइज करते हैं। जी। क्या रूस हमला करेगा इन किसी नेटो देशों पर? बिल्कुल राजेश, बिल्कुल। देखना पड़ेगा कि स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ये सब नेटो के मेंबर हैं और नेटो का चार्टर 5 बहुत क्लियर है कि जी अगर रूस ने किसी भी नेटो के एक देश पर हमला किया, न्यूक्लियर तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल कन्वेंशनल भी हमला कर दिया, आर्टिलरी से या हवाई जहाज से ऑर्डिनरी या हाई एक्सप्लोसिव गोले मार दिए, तो वो हमला पूरे नेटो पर हमला मारा जाएगा और नेटो के बाकी सारे देश जी नेटो चार्टर 5 के तहत उस हमले में ये माना जाएगा कि सारे नेटो पे अटैक हो गया और नेटो के बाकी जितने देश हैं वो सब 32 देश हैं, वो सब मिलकर उस नेटो के देश को बचाने के लिए रूस पर हमला करने के लिए बाध्य हैं। जी। तो रूस जो कि इतने कंफर्टेबल पोजीशन में है उक्रेन में, अगर वो स्वीडन, डेनमार्क में कहीं पर एक छोटा मोटा हमला कर देगा, एक डायनामाइट भी गिरा देगा, एक 250 पाउंड का बॉम्ब भी गिरा देगा, वो तो ततैया यानी बर्र के छत्ते में हाथ डाल रहा है। 32 के बिल्कुल। 32 देशों को एक बहाना मिल जाएगा। अमेरिका तो पिकनिकें मनाएगा, खुशियां मनाएगा कि अब मौका मिल गया रूस पे छलांग मारने का। और रूस जो उक्रेन में ही बड़ी मुश्किल से लड़ रहा है, वो जी। नेटो के 32 देशों के कंबाइंड ऑफेंसिव को झेल नहीं पाएगा। ओके। पुतिन जीती हुई बाजी हार जाएंगे। ये ये भी पुतिन का ये शायद भी उसके बाद टैक्टिकली या स्ट्रेटेजिकली या मिलिट्री पॉइंट से बोल रहा हूं, 32 नेटो देशों को एक साथ झेलना रशियन आर्मी के बस में नहीं है। ये हमने उक्रेन में देख लिया है पिछले
1000 दिनों में। जी, और ये किसी भी देश के लिए आसान नहीं है, रूस हो चाहे चाइना हो, कोई भी देश हो, अगर 32 देश किसी एक देश पे टूट पड़ेंगे तो किसी के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जंग न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना जाए और व्लादिमीर पुतिन इतना बड़ा कदम ना उठाएं, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकता है। शुक्रिया सर, लेकिन आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद इसके लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।